नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको अपनी स्टेट पीसीएस यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। तो कोशिश कीजिए इस फ्री क्लासेस से जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस पसंद आती है तो क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और आप लोगों ने अच्छे से दीपावली सब सेलिब्रेट किया होगा। खैर, अब हम कहाँ आते हैं, अब अपनी पढ़ाई पर आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने दीपावली मना ली है, कुछ दिन के बाद छठ है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई जो है उस पर गैप नहीं करें, क्योंकि जो कोर्सेज हैं सिर्फ हिस्ट्री तक नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए कि जितना समय हो सके उतने समय जो है आप अपनी पढ़ाई को दें। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि वहाँ पर क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है तो आपके पास ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास उस सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी जो है गंभीर जानकारी हो और साथ ही आपके पास फैक्ट्स भी हों। तो इस गंभीर जानकारी यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मेडिवल इंडिया आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन क्लासेस से जुड़े रहने की, क्योंकि अभी आपका मध्यकालीन भारत चल रहा है। कई बार स्टूडेंट्स को मध्यकालीन भारत में दिक्कत होती है, इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखिए शुरुआत में जो है टर्क्स जो हैं उनका एक तरह से राज रहता है, स्पेशली दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हम देखते हैं 5 डायनेस्टी आती है, तो कई सारे जो है फारसी वर्ड, उर्दू वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, बड़े संदर्भों में हो रहा है। प्राचीन काल से व्यवस्था बिल्कुल भिन्न हो रखी है यहाँ पर। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है आप क्लासेस को क्या करें, रेगुलर फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेडिवल इंडिया मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि चीज़ें जो है आपको कहानी के रूप में बताई जाएं। जब भी हम कोई कहानियाँ सुनते हैं तो उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। अक्सर याद कीजिए कि आपको अपनी दादी के द्वारा या नानी के द्वारा जो कहानी कही गई थी वो आज तक याद है। तो अगर हम सब्जेक्ट्स को, इतिहास को भी अगर उस संदर्भ में देखें तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए क्लास में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। मैंने आपको बताया कि जिस दिल्ली सल्तनत की नींव जो है गौरी ने रखी थी, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पहला शासन स्थापित किया। इल्तुतमिश के टाइम पर जो है दिल्ली सल्तनत बहुत मजबूत हुआ। बलबन ने जो है बहुत सारी अपनी नीतियां लाई और दिल्ली सल्तनत को और मजबूत किया। तो इस तरह से हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में स्टूडेंट कम से कम कितनी 5 वंश मिलते हैं, 5 डायनेस्टी मिलती है हमें जो रूल करती है। पहले था ममलूक वंश था और ये था स्टूडेंट 1206 से लेके 1290 तक का, ये इतिहास मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर था खिलजियों का वंश, खिलजी वंश था, डायनेस्टी थी, और ये था आपका 1290 से लेकर के 1320। अब जहां पे हैं हम लोग, ये है तुगलक। आज आपका तुगलक डायनेस्टी जो है वो शुरू हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 1320 से लेकर के हम देखेंगे 1414, यानी कि लंबे समय तक शासन किया है तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत के दौरान। तो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ममलूक डायनेस्टी जिसमें आप पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, इन सभी को आप लोगों ने मेरे द्वारा पढ़ा है। खिलजी में मैंने आप लोगों को करा दिया था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो कोशिश कीजिए उधर भी कर लेने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि तुगलक किन के बाद आ रहे हैं, खिलजियों के बाद आ रहे हैं। और खिलजियों में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बड़े स्तर पर आर्थिक और सैनिक सुधार जो है उसने किए थे, प्रशासनिक सुधार भी किए थे। तो अब हमें देखना है कि क्या तुगलक डायनेस्टी में जो है ये उस चेंज को अपनाते हैं या फिर उस चेंज को मॉडिफाई करते हैं या फिर वो पुरानी व्यवस्था बहाल करते हैं। क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल आप आ जाइए।
आपको मैंने जब पढ़ाया था खिलजियों के बारे में तो मैंने बताया था कि दक्षिण में जो पहला मुसलमानों का अभियान था वो खिलजी डायनेस्टी के दौरान ही हुआ। जलालुद्दीन खिलजी जब राजा थे, सुल्तान थे, उन्हीं के समय में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर अपना अभियान किया था। जो दक्षिण के अभियान का क्रम था, हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी के दौरान जो है लगभग पूरे भारत में जो है ये स्पेशली जो दक्षिण है वो किसके अंडर आया स्टूडेंट, वह जो है तुगलक डायनेस्टी में सम्मिलित कर लिया गया। इस हिसाब से तुगलक डायनेस्टी जो है एक बड़ी डायनेस्टी बनती है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण तो किया था, लेकिन आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि उसने उनको क्या नहीं, अपने शासन के अधीन नहीं लाया था। तो अब हम देखते हैं एक बड़ा चेंजेस आने वाला है। अगर हम बात करें इनके जो पहले रूलर हैं उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर 1325 तक का इनका शासन की अवधि रहती है। और हम देखते हैं यह पहले जो है कमांडर थे किसके समय में, मुबारक खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, उसके टाइम पर ये जो है कमांडर थे फ्रंटियर स्टेट के, यानी कि सीमावर्ती प्रदेशों के। और हम देखते हैं बहुत ही क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नर थे ये। और इस कुल में जिसकी बात हम कर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी की, इसमें कितने कुल होते हैं, 8 शासक हुए स्टूडेंट। और आपको बता दें इनमें एक तुगलकों में एक बड़ी बात ये थी, ज़्यादातर जो शासक बने इसमें से हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है उनकी माताएं हिंदू होती हैं। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इनकी माता भी क्या थी, हिंदू थी। और यह ये दिल्ली के ऐसे प्रथम शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने क्या इसकी गाजी की उपाधि धारण की। मंगोलों से आपको मालूम है मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ। और मुबारक शाह खिलजी के दौरान जो लगातार मंगोल अटैक हो रहे थे उस समय इन्होंने मंगोलों को बुरी तरीके से पराजित किया था। और गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहली बार आपने अभी तक के इतिहास में देखा है, चाहे वो इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया या फिर बहराम शाह, रुकनुद्दीन हो गए या फिर क्या हो गया नसरुद्दीन महमूद हो गए, इन सब के दौरान जो है हमें क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलती है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसा पहला शासक, ऐसा पहला सुल्तान था स्टूडेंट जो क्या हुआ सर्वसम्मति, यानी कि सभी की सम्मति इसमें शामिल थी कि वह क्या बने, शासक बने। क्योंकि मुबारक शाह खिलजी जो था आपको मालूम है कि उसका शासन जो था वो बहुत ही क्या था, मजबूत नहीं था, उसकी नीतियां अच्छी नहीं थी, उसने खुद ही खलीफा खुद को घोषित कर रखा था। और उसके बिहाफ पर जो है उसके जो वजीर थे वो उस सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, उस पावर को। तो यही कारण है कि जो दिल्ली की जनता थी वह खुद ही मुबारक शाह खिलजी से परेशान थी। और बाद में मुबारक शाह खिलजी के कत्ल होने के बाद जो है जो शासक कुछ समय के लिए रहे थे उनको हटा करके खत्म कर दिया गयासुद्दीन तुगलक ने, और उसके बाद अपना शासन जो है स्थापित किया। इन्होंने मुक्ता और बली नहीं है, वली है, सैनिकों का क्या होता था, वेतन से कमीशन काट लिया था। उस समय भी भ्रष्टाचार होता था। मुक्ता देखिए मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत जो एक साम्राज्य है उसको कई जो है प्रांतों में विभाजित किया गया। इन प्रांतों को हम क्या कहते थे, इक्ता कहते थे, है ना। और यहाँ पर कौन, मुक्ता या वली नामक जो गवर्नर होते थे वो नियुक्त होते थे। वो अक्सर क्या करते थे, सैनिकों के वेतन से कुछ पैसा कमीशन के रूप में काट लेते थे। इसने उन्हें बंद कराया। और हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक चूंकि खुद ही एक कमांडर रहा था तो इसने जो है सैनिकों के वेतन रजिस्टर यानी वसीलात हश्म की जांच करना आरंभ करवाया। एक पूरा रजिस्टर बनवाया और उसकी क्या की जाने लगी, अब जांच पड़ताल की जाने लगी। हम देखते हैं इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी एक मजबूत शासक रहा हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो है खिलजी डायनेस्टी में स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसने जो टैक्स लिए थे स्टूडेंट, जो भू राजस्व लिए थे वह 50% जो है वह ले रहा था। लेकिन हम देखते हैं इसने जो है अपनी कई सारी नीतियां अलाउद्दीन की इसने बदली और इसने किसानों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। और इसीलिए जो है कृषि योग्य भूमि में इसने वृद्धि की। और हम देखते हैं इसका उद्देश्य था कि किसानों की स्थिति अच्छी हो सके।
अलाउद्दीन ने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, जैसे कि भूमि लगान वाली या फिर मंडी से संबंधित उन सभी नीतियों में के पक्ष में यह नहीं था। और उसने मुकद्दम और खूत कौन होते हैं? मैंने आपको कहा था कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो गांव होती थी, वहां पर जो लोग नियुक्त होते थे उन्हें मुकद्दम और खूत कहा जाता था स्टूडेंट, जो आज के समय में हम जिन्हें मुखिया कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमने देखा था कि उसने जो है उनके विशेषाधिकारों को खत्म किया था, लेकिन इसने क्या किया, इसने उनके जो पुराने अधिकार थे उन्हें लौटा दिया। मैंने आपसे बताया था कि अलाउद्दीन जो है मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने जो है भूमि की माप के आधार पर लगान को निर्धारित किया था। लेकिन जो है जब ये गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बनता है तो इसने जो है वही पुरानी पैटर्न को अपनाया, ना कि भूमि की नाप करके जो है लगान का निर्धारण करवाया। इसने फिर से जो बटाई प्रणाली थी उसका प्रयोग कर दिया। और हम देखते हैं भू राजस्व की दर जो है 1/3 इसने निर्धारित कर दिया। सिंचाई के लिए इसने जो है बहुत महत्वपूर्ण है वह था नहरों का निर्माण करवाया। और अलाउद्दीन की जो भी कठोर नीतियां थी उसके विपरीत जो है इसने उदारता पूर्वक नीतियां अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मो मियान की नीति यानी कि मध्यपंथी नीति कहा है। सिंचाई हेतु हम देखते हैं नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक मध्यकालीन भारत का पहला शासक था। यानी कि इसने जो है अपने से पहले जो शासक रहे हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, उनकी पॉलिसीज जो बहुत कठोर थी, जैसे कि खूत और मुकद्दम के विशेषाधिकार खत्म कर देना, उसको फिर से बहाल कर दिया। अलाउद्दीन के टाइम पे जो टैक्स भू राजस्व जो है 50% लिया जाता था, उसने उसे 1/3 कर दिया। और मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन ने जो है भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण करवाया था, लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम पुराने पैटर्न को अपनाएंगे और हम क्या करेंगे, बटाई के आधार पर ही लगान का निर्धारण कराएंगे। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि हम देखते हैं नहर का निर्माण कराने वाला क्या था, सिंचाई के लिए गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डाक व्यवस्था भी सर्वश्रेष्ठ थी स्टूडेंट। और इसका जो विवरण है, इस समय मोरक्को का एक निवासी था इब्न बतूता, वह जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है तो उसने इसकी पूरी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है अपनी किताब रहला में। अमीरों को पद देने में इसने वंशानुगत जो एक आपको मालूम है कि योग्यता के आधार पर अलाउद्दीन ने जो है वह प्राथमिकता दी कि योग्यता के आधार पर हम सैनिकों को जो है उनका पद देंगे, लोगों को पद देंगे, है ना, अमीरों को। लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम वंशानुगत तो चीजें मानेंगे लेकिन योग्यता को भी हम ध्यान में रखेंगे। और इसने इसीलिए इस तरह से वो क्या करेंगे, इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग और चेहरा प्रथा। दाग का मतलब क्या था कि जो घोड़े होते थे, क्या होता था कई बार उनकी काउंटिंग में, क्योंकि उन पर कोई निशान नहीं होता था, तो कई बार सोल्जर्स जो थे, जो गवर्नर्स थे, वो लोग क्या कराते थे, उसको रिपीट काउंटिंग करवा देते थे। तो ऐसा ना हो तो उसे क्या किया जाता था, घोड़े को दागा जाता था। और घोड़ों को दागने के बाद जो है एक क्या हो जाता है, एक कहीं ना कहीं से उसको पहचानना आसान हो जाएगा। अगर आप दोबारा जाकर के उसको फिर से क्या करेंगे, फिर से काउंटिंग करवाएंगे तो वो पकड़ना आसान हो जाएगा। तो अलाउद्दीन ने इसे लाया था। तो तुगलक ने जो है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसे वैसे ही अपनाया। और हम देखते हैं चेहरा, यानी कि जो चेहरा प्रथा क्या होता है स्टूडेंट, जो सोल्जर्स है उनका हुलिया लिखा जाता था कि कहीं वो अपने बिहाफ पर किसी और को तो नहीं भेज रहे हैं। तो ये दो व्यवस्था जो अलाउद्दीन ने अपने टाइम पे लागू की थी, इन दोनों को इसने बड़े ही उत्साहपूर्वक क्या किया, लागू किया। हम देखते हैं 1323 ईस्वी में उसने शहजादे जौना खां, इसका बेटा था जौना खां, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। इसे दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की स्थापना के लिए भेजा। जौना खान ने सबसे पहले देखा हमने कि वारंगल के काकतीय और उसके बाद जो है मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर लिया और उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। तेलंगाना जो था आपका, उसका नाम इन लोगों ने सुल्तानपुर रखा। और राजमुंदरी अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। हम देखते हैं पहली बार गयासुद्दीन तुगलक के समय ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसमें सबसे पहले कौन था, वारंगल यानी कि तेलंगाना था, जिसका नाम इन लोगों ने क्या रखा था, सुल्तानपुर रखा था।
गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान जो था वह बंगाल के विरुद्ध हुआ था स्टूडेंट, क्योंकि बंगाल में जो है बलबन का लड़का था बोरा खां, उसने विद्रोह कर दिया था, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो उसी को जो है क्या कहते हैं खत्म करने के लिए उस संघर्ष को ये कहा जाता है बंगाल जाता है, और बंगाल से जब है ये इसका आखिरी जो अभियान रहता है। जब यह बंगाल से लौट रहा था तो कहा जाता है कि इसका उस समय दिल्ली के जो प्रमुख सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, तो कुछ मतभेद था इसका गयासुद्दीन तुगलक का। ये मतभेद इसलिए था क्योंकि मुबारक शाह खिलजी के टाइम पर, जो लास्ट खिलजी का एम्परर था, उसके समय पे क्या होता, मुबारक शाह खिलजी ने बहुत सारे दान निजामुद्दीन औलिया को दिए थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वह बहुत ही बड़े संत थे। और एक चीज आपको बता दूं, जो सूफी संत होते हैं वो अपने पास कोई संपत्ति नहीं रखते हैं, स्पेशली जो चिश्तिया संप्रदाय की बात करें हम तो उन्होंने कोई संपत्ति अपने पास रखी नहीं, गरीब और जितने लाचार लोग थे उन सब में बांट दिया था। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है तो इसने जो है सब चीज़ों की जांच करवाई और बोला कि निजामुद्दीन औलिया के पास जो है बहुत सारी संपत्ति गई हुई है, इन्हें कहिए कि ये रिटर्न करें। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हमारे पास है ही नहीं, हमने तो सब गरीब और लाचार लोगों में दान कर दिया है, सब चीज़ें लंगर में जा चुकी हैं। तो इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ बंगाल अभियान पे, बंगाल अभियान से मैं वापस आऊँगा, उससे पहले क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे मिल जानी चाहिए। तो इसी में एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट निजामुद्दीन औलिया का जो है वो सबको याद करते हैं। उन्होंने कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, यानी कि हुजूर अभी क्या है, दिल्ली बहुत दूर है। और देखिए ये उन्होंने कहा था। और गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान से दिल्ली पहुंचता है और उसके लड़के जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद में जो है एक किला बनवाया था, लकड़ी का स्टेज वगैरह तैयार किया गया था। शायद हाथियों के दौड़ने की वजह से क्या हुआ कि वो स्टेज गिर गया और सारा जो है जो गयासुद्दीन तुगलक था उसी में दब के मर गया। तो कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया से जो उसका क्लैश रहा, उसकी मृत्यु में जो है ये बहुत बड़ा कारण रहा भी। खैर ये एक कहानी थी जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। स्वागत समारोह के लिए जो लकड़ी के भवन निर्मित किए गए थे तुगलकाबाद के पास, अफगानपुर गांव के पास जो है, वह कब गिरा, 1325 में गिर गया और इसी में उसकी दबकर मृत्यु हो गई और उसे तुगलकाबाद में दफनाया गया। इसका निर्माण करने वाला अहमद अयाज था। जब मैंने क्लास शुरू की थी तो आपने एक बड़ी सुंदर सी इमारत की तस्वीर देखी थी। ये तस्वीर मैं दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हैं यही है आपका तुगलकाबाद। इसकी और तस्वीर मैंने इसमें डाली है, जहां पर ये देखिए तुगलकाबाद का ये फोर्ट है। तुगलकाबाद दिल्ली में एक एरिया भी है, अगर आप कभी जाना चाहें, इतिहास के पन्नों को जो है सर्च करना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। और तुगलकों की इमारतों में एक खास चीज ये थी स्टूडेंट कि इनकी इमारत देखिए कैसे है, इस तरह से बना हुआ है, यानी कि ढलवा टाइप से जो है बड़े बड़े ईंटों से जो है ये निर्मित होता था स्टूडेंट। तो इनकी इमारतें कुछ सेंस में बहुत ही मजबूत बनाई जाती थी और पहले के पैटर्न से अगर हम आर्ट और आर्किटेक्चर में भी देखें तो काफ़ी बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको पता चल गया कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई, क्या मामला था। अब हम लोग बात अगर करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसका समय 1325 से 1351 रहता है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कहा जाता है कि तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, तो तुगलकी फरमान जो है गयासुद्दीन तुगलक की वजह से नहीं कहा जाता, मोहम्मद बिन तुगलक को ध्यान में रख के कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुल 4-5 ऐसे फरमान जारी किए जिसका जो अंत था वो बहुत ही विनाशकारी हुआ। उसने बड़े उत्साह से तो चीज़ों को शुरू किया लेकिन उसके परिणाम उस तरह के नहीं आए और उसके जो भी उसने लागू किया उससे लोगों को बहुत पीड़ा भी हुई, लोगों को बहुत सफ़र भी करना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब दिमाग में कुछ भी खाका आया और आपने क्या कर दिया, तुगलकी फरमान जारी कर दिया। लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा नहीं था कि वो इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं था। कहा जाता है कई बार कि वो समय से कहीं ज़्यादा आगे का सोच रहा था और दिक्कत ये थी कि जिस समय वो सोच रहा था और इम्प्लीमेंट कर रहा था वो समय अनुकूल नहीं था। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में बहुत सारे क्या है मतभेद हैं, किस तरह का, कोई इसे पागल कहता है, कोई इसे बहुत इंटेलिजेंट कहता है। चलिए आप भी जान लीजिए कि ये है क्या।
अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के जितने भी अभी तक शासक हुए थे, उनमें सबसे ज्यादा जो है विलक्षण व्यक्तित्व वाला यह शासक था स्टूडेंट। और इसे कई सारी चीजों की जानकारी थी, इसे अरबी की जानकारी थी, फारसी की जानकारी थी, और इसके अलावा हम देखते हैं ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी धाराओं, जैसे कि खगोल शास्त्र हो गया, दर्शन हो गया, गणित हो गया, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, इन सभी का क्या था, इन सभी का जो है वो अच्छा खासा जानकार था। और इसका जो हमें प्रारंभिक नाम मिलता है उसे जौना खां हम के नाम से जानते हैं। बाद में जब मैं आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ाऊंगी तो जौनपुर का आप लोगों ने नाम सुना है। जौनपुर का नाम इसके भाई जो चचेरे भाई थे उसने जौना खां के नाम पर ही जौनपुर रखवाया था। इसका नाम जो है कई चीजों से जोड़ा गया है और इसको क्या कहा जाता है, अंतर्विरोधी का विस्मयकारी विस्मन और रक्त का प्यासा और एक परोपकारी भी कहा जाता है। कि बहुत मतलब मिक्स पर्सनालिटी थी, अलग तरह की पर्सनालिटी थी इसके बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि इसे जो आज भी आप लोग याद करते तो कुछ तो अलग रहा होगा। एक चीज हमने देखा था कि मुबारक शाह खिलजी जो था वह सल्तनत काल में पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था स्टूडेंट, खलीफा की उपाधि धारण की थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है तो इस समय उसकी खलीफाओं से सॉरी जो उलेमा थे उससे इनका बहुत अच्छा बन नहीं रहा था। जो अमीर वर्ग में उलेमा वर्ग से आते थे उससे इसका अच्छा बन नहीं रहा था। इसका मानना था कि जो उलेमा लोग हैं ना वो लोग बहुत चालाक हैं, उन लोगों ने इस्लाम का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से किया है, सही बातों को बताया नहीं है, जिसकी वजह से समाज में क्या है, कला है, विभेद है, मारधाड़ है, ये सारी चीजें हैं। तो उसकी वजह से ये बहुत उनसे चिढ़ता भी था। लेकिन जरूरी था कि उलेमा को इसको समर्थन मिले, तो इसीलिए जो है इसने जो है उस समय जो मिस्र के खलीफा थे उससे जो है इसने अपना जो है अप्रूवल लिया था और इसने खलीफा की उपाधि जो है अमीरुल मोमिनीन धारण की थी। और इसके शासन काल में हम देखते हैं, इसके शासन काल में जो इसके सिक्के वगैरह मिलते हैं स्टूडेंट उस पे खलीफा के नाम भी अंकित आपको दिखेंगे। इसका कारण ये था क्योंकि इसको उलेमा वर्ग से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो खलीफा का जो अप्रूवल था कहीं ना कहीं उसकी वैलिडेशन जो है यह समाज में दिखाना चाहता था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये भी रही थी, इसके बाद इसके समय की जानकारी हमें इसलिए भी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि इस समय एक अफ्रीकी यात्री था जो कि मोरक्को से आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। यह भारत आता है 1333 में और सुल्तान ने इसका खूब स्वागत भी किया, बाद में इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया। यही इब्न बतूता 1342 में जो है कहा जाता है राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में जाता है और इसी यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किसमें, रहला में जो है दर्ज किया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है मध्यकालीन भारत के इंफॉर्मेशन को देने में। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, इब्न बतूता बताता है कि उस समय तुगलक साम्राज्य जो था वह 23 प्रांतों में बटा हुआ था। आप सिर्फ कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ दे तो लगभग सारा हिंदुस्तान किसमें था, दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। सबसे ज्यादा जो विस्तार होता है वह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये जिस तरह से ये साम्राज्य मजबूत हुआ उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही उसके अंत समय आते आते हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्रोह होते हैं और बहुत सारे प्रांत इसके चले भी जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बाद में जो विजयनगर, बहमनी इस तरह के साम्राज्य में हमें दिखने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जो सबसे मैंने आपसे कहा कि तुगलकी फरमान देखिए, बर्नी जो है इस समय जो है वो बहुत बड़ा इतिहासकार है। मैंने आपको कहा था मिनहाजुस सिराज जुजानी जो है हमें गौरी से लेकर के आपको पूरा नसरुद्दीन महमूद तक की जो है जानकारी देते हैं। और उसके बाद जो है बर्नी महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि खिलजियों से लेकर के एक लंबी जानकारी फिरोज शाह तुगलक टाइम तक देता है स्टूडेंट। तो बर्नी लिखता है कि इस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी 5 मुख्य योजनाओं को जो है विशेष रूप से उसकी योजनाओं का उल्लेख करता है। एक था कि दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्या मतलब हुआ, गंगा यमुना का जो उपजाऊ प्रदेश है और आपको मालूम है बहुत फर्टाइल है, तो इसने क्या किया वहां पर कर वृद्धि कर दी। पहले जो टैक्स लिए जाते थे 1/10 1/20 थे, इसने वहां पर 50% जो है निर्धारित कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसने निर्धारित की उसी समय क्या हुआ, दोआब में जो है क्या आ गया आपका, दोआब में आपका अकाल पड़ गया, तो दिक्कत हो गई, फिर इनको बैक जाना पड़ा। सबसे जो विवादास्पद रहा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
वह है देवगिरी को राजधानी बनाना। आपको मालूम है दिल्ली सल्तनत हम लोग बोलते हैं, यानी कि दिल्ली कैपिटल रहा है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि नहीं, हम दिल्ली कैपिटल नहीं रखेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे, हम देवगिरी ले जाएंगे। और इसने 1327 में ये काम किया और सबसे विवादास्पद माना जाता है। इसामी कहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली तक को भी दिल्ली में नहीं छोड़ा गया, सबको पकड़ पकड़ के कहाँ, देवगिरी ले जाया गया। बर्नी कहता है कि जो अंधा या लंगड़ा था उन सबको भी खींच खींच करके कहाँ ले गए ये लोग, देवगिरी ले गए। तो इस तरह से राजधानी का पूरा शिफ्ट करना, आप सोच लीजिए राजधानी के प्रत्येक लोग सबकी अपनी अभी आपसे कह दिया जाए जैसे दिल्ली है, यहाँ पे फिलहाल अभी आप मान लीजिए दिल्ली है, कैपिटल है हमारा, अब दिल्ली शिफ्ट किया जाए तो कहा जाए कि सारे लोग उठिए और कहाँ, यहाँ चले जाइए। तो देखिए कि लोगों की प्रॉपर्टीज होती हैं, लोग कंफर्टेबल होते हैं, लोगों के लैंड्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और उन सभी को आप उठा करके ले जाइए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है वैसे, लेकिन इसने किया था, इसलिए इसकी आलोचना भी बड़े स्तर पर की। लेकिन ये जो इसने किया था ये बहुत सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, बाद में इनको बैक आना पड़ा। तीसरा था स्टूडेंट सांकेतिक मुद्रा जारी करना। सांकेतिक मुद्रा जारी करने का मतलब क्या है, इस समय कहा जाता है कि विश्व की मंडी में चांदी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसने क्या किया स्टूडेंट, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई, और उसका जो मूल्य था वो चांदी के सिक्कों के बराबर रखा। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसका डुप्लीकेट निकालना शुरू कर दिया और अपने अपने जगह पे जो है टकसालें बना ली, जिसकी वजह से ये भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। खुरासान अभियान, खुरासान पर आक्रमण करने की इनकी योजना थी 1330 से लेके 31 के बीच में, लेकिन ये अभियान भी असफल रहता है। क्यों रहता है स्टूडेंट, क्योंकि हम देखते हैं इस समय मिस्र के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, और तीसरा था स्टूडेंट तोगन तनमशरीन, जो खुरासान का क्या था स्टूडेंट, वहाँ का शासक था मध्य एशिया का। इन लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग खुरासान पर अभियान करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, उसकी जो सत्ता थी तनमशरीन की, उसकी बदल गई, बाद में ये भी रह गया। और तीसरा था कराची अभियान, तिब्बत का अभियान 1337-38 में स्टूडेंट, ये भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कराची अभियान के लिए जो है इसने एक बड़ी सेना लगभग 3,70,000 समथिंग या 1,70,000 समथिंग इसने तैयार की थी। उन सभी सैनिकों को 1 साल का एडवांस पैसा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वहाँ गए तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि आधी सेना तो वहाँ मर गई, जो बची उन्हें बाद में प्लेग हो गया। तो इस तरह से ये डिजास्टर रहा मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसीलिए कहा जाता है इसको कि इसने तुगलकी फरमान जो है जारी किए, इसने बड़े बड़े फरमान तो निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उन फरमान पर जो है अमल नहीं हो पाया, या फिर अगर अमल हुआ तो उसका जो परिणाम था वो बहुत ही क्या हुआ, बहुत ही मतलब विनाशकारी आया, जो ना सिर्फ सल्तनत के लोगों के लिए बल्कि खुद मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो है बहुत ही विनाशकारी हुआ, जिसकी वजह से उसे इतिहास में जो है कहा जाता है कि कहीं वो पागल तो नहीं था कि इस तरह के जो है जो है फरमान वो जारी कर रहा था। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग पूरे के पूरे क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि दिल्ली जो है उसकी जगह पे इन लोगों ने दौलताबाद को कैपिटल बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और जो कि इसकी सबसे जो है विवादास्पद नीति थी जो इसने लागू किया था। और इसामी लिखता है कि एक्चुअली सुल्तान जो था ना वो दिल्ली के बदतमीज लोगों से बहुत परेशान था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उसे लेटर्स भेजते थे, गाली गलौज लिखते थे, तो वो यहाँ के लोगों को क्या करना चाहता था, दंडित करना चाहता था। और इसी दंड के स्वरूप जो है उसने क्या किया, इन लोगों को कहा कि आप कहाँ जाएं, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करें। वहीं पे हमें वैसे जो इसामी ने जो अपने कॉज दिए हैं, जो कारण बताए हैं, वो ज़्यादा धरातल पर सही नहीं उतरते हैं। बर्नी इस मामले में हमें ज़्यादा सही लगता है। उसने कहा कि नहीं, अगर आप देखें तो दिल्ली से ज़्यादा मध्य में कौन है, मिड में कौन है, यानी कि मिडिल में ये है आपका दौलताबाद, देवगिरी, है ना। तो बोला कि ये चूंकि बिल्कुल मिड में है, बीच में था, और इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर चूंकि 23 प्रांतों में बटा हुआ था और बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो यहाँ से ये जो है सभी पर सब क्या कर सकते थे, एक अच्छा कंट्रोल स्थापित कर सकते थे। और क्योंकि इसकी सभी दिशाओं से दूरी बराबर थी, इसीलिए इसको राजधानी के लिए चुना गया। देवगिरी जो था बाद में हम क्या देखते हैं, मुस्लिम संस्कृति का एक केंद्र बन के भी उभरता है। बाद में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, इन सभी का क्या होता है स्टूडेंट, उदय होता है। अब जो आपकी आगे की क्लास है
बाकी जो इसने जो भी इम्प्लीमेंट किए थे, इसकी विजय रही थी, इसके टाइम पे विद्रोह हुए थे, उन सभी को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। कोशिश कीजिए कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी क्या रहें, उपस्थित रहें। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, मुझे ज़रूर बताइए। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हम लोग पास्ट डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट, तो एक चीज़ है कि आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बहुत लेंदी नहीं किया जाए, लेकिन छोटी छोटी क्लासेस में जो है आपको इन चीज़ों को समझा दिया जाए। ये आपका तुगलक डायनेस्टी पर पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा बहुत जल्द, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को देख लेने के लिए, आपके पास जल्द दूसरा वीडियो भी पहुंच जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और छठ की भी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।